नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल ऑपरेशन के प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट के बारे में। अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज है या केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज है, यानी कि पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एटसेट्रा, या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज रहो या फॉर्मुलेशन यूनिट रहो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ यूनिट ऑपरेशंस या मैकेनिकल ऑपरेशंस की जरूरत होती है। तो मैकेनिकल ऑपरेशंस के अंदर जो भी अलग अलग ऑपरेशंस है, जिसको हम यूनिट ऑपरेशंस भी कहते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड सेपरेशंस के कुछ ऑपरेशंस है, या सॉलिड लिक्विड सेपरेशंस है, या सॉलिड गैस सेपरेशंस है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं और उसमें जो साइज रिडक्शन ये एक ऑपरेशन है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साइज रिडक्शन यानी जो भी आपका ओवरऑल साइज रहेगा, जो रॉ मटेरियल का साइज रहेगा, उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना यानी कि कम करना। यानी कि अगर ये पार्टिकल साइज है और आपको रिक्वायरमेंट इतनी ही है या फिर इससे भी छोटी है या फिर पाउडर फॉर्म में है, ये भी आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो साइज जो है पार्टिकल्स की, यानी कि रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट्स या फाइनल प्रोडक्ट की, उसकी साइज रिड्यूस करना यानी कि साइज रिडक्शन। तो ये साइज रिडक्शन में अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं और उसके अलग अलग एप्लीकेशंस भी होते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अलग अलग आपको जो सब्जेक्ट्स है, उसमें ये साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। और वहां पर अगर हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग की, तो वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या फिर कोई भी रॉ मटेरियल्स की या केमिकल सब्सटेंसेस की जो रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन साइज के बेसिस पे होती है। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होने वाली है तो वहां पे साइज ऑफ पार्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होती है और उसके बेसिस पे उसकी क्वालिटी और उसकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो डिसाइड होगी। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। जैसे कहीं जगह आपको ग्रैन्युअल्स फॉर्म में आपको पार्टिकल चाहिए और उसके बेसिस पे ही प्रोसेस होगी। जैसे अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में जनरली जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो ग्रैन्युअल्स फॉर्म में रहते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज में जैसे स्पेशली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, तो वहां पे पाउडर फॉर्म में सब्सटेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि सीमेंट। तो ये अगर आप रेगुलर या डेली लाइफ या अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है और उसके अलग अलग साइजेस है। तो आपका एप्लीकेशन क्या है, उस हिसाब से आपका जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो डिसाइड होगा। और अगर आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स हायर साइड में, लार्ज साइज में, जिसको हम नॉर्मली लम्प्स कहते हैं, तो ये अगर लम्प साइज में प्रैक्टिकल्स है, लार्ज साइज में पार्टिकल्स है, और आपको रिक्वायर्ड अगर स्मॉलर साइज है तो उसको साइज रिडक्शन प्रोसेस थ्रू जाना होगा। जैसे अभी हम कोल माइनिंग करते हैं या फिर कोई मेटल्स के लिए माइनिंग करते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो स्टोन्स है वो लार्ज साइज पार्टिकल्स में अवेलेबल हो जाते हैं और उसको फिर हम स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप वो कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर उसमें से कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स आपको सेपरेट आउट करना है तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या लीचिंग प्रोसेस थ्रू भी आप वो वैल्यूएबल मटेरियल सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वो पार्टिकल जितना छोटा होगा उस हिसाब से उतना जो नेक्स्ट प्रोसेस है या ऑपरेशन है वो थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। तो ये है साइज रिडक्शन की जरूरत। अभी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साइज रिडक्शन में भी अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे कि हैमर मिल, ये एक इक्विपमेंट है जहां पे आप हैमरिंग बेसिस पे आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप मेटालिक बॉल यूज करके बॉल मिल थ्रू भी आप साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। और अभी आज हम बात करेंगे जो क्रशर है, जिसको हम कहेंगे जॉ क्रशर। तो ये जॉ क्रशर इक्विपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे।
तो जॉ क्रशर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है साइज रिडक्शन करना। तो यहाँ पे ये जो जॉज है, जॉज जैसे आपको अगर नेचुरल जॉज आपको मालूम है, जैसे आपके बॉडी में जो टीथ रहते हैं, दांत रहते हैं, वो भी जॉज है। तो जैसे ही आप कोई फूड मटेरियल या आप फूड खाते हैं, जैसे कि अगर आपने एग्जांपल लिया, आपने अगर अखरोट ले लिया, तो अगर आपको अखरोट को ब्रेक करना है तो आप जो दांत है उसका यूज करते हैं। तो दोनों जॉस का जहाँ पे जितना प्रेशर है, जितना फोर्स है, वो अप्लाई करके आप उसको ब्रेक कर देते हैं। उसी तरह अलग अलग जो पार्टिकल्स है, जो फूड मटेरियल्स है, तो ये आपके दांतों में से इसको पार्टिकल साइज कम हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो है वो स्मूथ हो सकता है। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अभी हम जॉ क्रशर जो मैकेनिकल इक्विपमेंट उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लार्ज साइज पार्टिकल्स स्मॉल साइज पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये जैसे हमने केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में कहा है कि यहाँ पे साइज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड होता है, उसके बेसिस पे वो चेंज हो सकता है। तो ये है इसका मेन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि ये जो जॉ क्रशर है साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, उसका इंपॉर्टेंस। अभी इसके अगर रेलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स आप देखेंगे, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके आउटकम देखेंगे, तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज अप्लाई करना है। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशंस के लिए यूज करना है, बेसिक साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स आपको मालूम थे। जैसे मैंने अभी यूनिट ऑपरेशंस या मैकेनिकल ऑपरेशंस ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की है जो नॉर्मली केमिकल इंजीनियरिंग में होती है। उसके अलावा है डिसिप्लिन नॉलेज। तो जो भी केमिकल इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है, यानी कि जो डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग अगर होगा तो उसका स्पेसिफिक नॉलेज आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने कुछ केमिकल्स लिए हैं तो केमिकल्स का पहले आपको प्रॉपर्टी मालूम चाहिए और उसके बाद में ही उसका साइज रिडक्शन करना चाहिए। अगर इसमें कुछ इश्यूज होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो पहले ही आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग में आपको नॉलेज मिलेगा। थर्ड है एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पहले कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग करना होगा, उसका कुछ ट्रेनिंग देना होगा, और उसके बाद में ही जब नॉलेज मिलता है तभी आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल के जो इश्यूज है, प्रोसीजर्स या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज और एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस, ये रेलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स है। अभी उसके अलावा है कॉम्पिटेंसी एंड स्किल। कॉम्पिटेंसी का मीनिंग है एक्सपर्टाइज। तो ये जो हम प्रैक्टिकल करेंगे या जो ये स्पेसिफिक एरिया है, इसका अगर आपको एक्सपर्टाइज मिलता है तो उसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, आपने कोई ट्रेनिंग्स भी की चाहिए, और उसके बाद में ही आपको इसका एक्सपर्टाइज मिलेगा। तो ये जो ऑपरेशन है, यानी कि साइज रिडक्शन ऑपरेशन, इसको ऑपरेट करने के लिए, ये इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्किल की भी जरूरत होगी। तो इसमें स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे अभी साइज रिडक्शन इक्विपमेंट रिलेटेड स्किल, जो केमिकल इंडस्ट्रीज में नॉर्मली यूज होते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में होते हैं, या फिर प्रोडक्शन के बेसिस पे भी यूज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम चाहिए कि जो आपको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स क्या अवेलेबल है, यानी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर हैमर मिल है, बॉल मिल है, जॉ क्रशर है, डॉज क्रशर है, यूनिवर्सल क्रशर है, ऐसे बहुत सारे क्रशर्स के टाइप्स हो सकते हैं जिनको हम साइज रिडक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। तो ये जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स है, इसमें से आपको स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट यूज करना है उसके भी डिटेल नॉलेज आपको चाहिए, यानी कि ये आपको डिटेल नॉलेज, एक्सपर्टाइज उसका चाहिए, और उसके बाद में इसको ऑपरेट करने वाले जो स्किल्स है वो आपको चाहिए। इसको कहेंगे हम कॉम्पिटेंसी एंड स्किल। उसके बाद ये पॉइंट है कि रेलेवेंट कोर्स आउटकम। तो ओवरऑल कोर्स, यानी कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे तो इसमें जो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री है उसमें भी ये जो मैकेनिकल ऑपरेशन है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इक्विपमेंट है, यानी कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड भी आउटकम आ सकता है केमिकल। तो ये जो प्रैक्टिकल आउटकम है, इसमें आपको जो कैलकुलेशंस पार्ट है, जैसे कि हमने कहा था कि पार्टिकल साइज,
उसका इंडिविजुअल वेट, उसका फ्रैक्शन लेना और उसके बाद में उसका डिफरेंट एनालिसिस करना, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशियल एनालिसिस है, कम्युनिटी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे ग्राफ भी निकालना है। तो ये प्रैक्टिकल आउटकम रहेगा जॉ क्रशर के बारे में। अब इसका जो मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको जानना है वो है जॉ क्रशर आपका जो है वो कौन से टाइप का है, उसका जो डायग्राम, उसके बेसिस पे फिर उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जानना जरूरी है। जैसे अभी हम आपको डायरेक्टली डायग्राम दिखाते हैं, ये डायग्राम से ही आपको पता चलता है कि जॉ क्रशर में ये अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग पार्ट्स है। जैसे यहाँ पे ये पार्ट है ड्राइव मोटर, यानी कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है और ये जो मोटर यूज किए हैं ये मोटर इसी हिसाब से रहती है कि ये जो फ्लाई व्हील है उसका जो वेट है और ये जो जॉ क्रशर्स के जॉज है उसके रिलेटेड ये डिजाइन होगा और ये डिजाइन बेसिस पे ये मोटर फाइनलाइज होगी। तो इसमें कितना हॉर्स पावर का मोटर चाहिए ये सब डिजाइन और ये कैपेसिटी के बेसिस पे फाइनलाइज होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा ड्राइव मोटर। ये जो रोटेशन होगा ये रोटेशंस कनेक्ट होंगे ये बेल्ट कन्वेयर थ्रू और ये जो बेल्ट कन्वेयर है ये होगा फ्लाई व्हील को कनेक्टेड। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, रोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट होगी और ये जो फ्लाई व्हील है उसका वेट और उसका जो रोटेशन है ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल या प्रेशर में। अभी ये जो मैकेनिकल फोर्स है ये मैकेनिकल फोर्स फ्लाई व्हील थ्रू यहाँ पे ये जॉज को सप्लाई किया जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अभी ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जॉज को सप्लाई होगी। और ये जो फ्लाई व्हील आपको दिखाई देता है ये जो पिटमन है तो ये पिटमन से कनेक्टेड है और ये पिटमन टॉगल्स को कनेक्टेड है और ये जो टॉगल्स है ये टॉगल्स जॉज को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मोटर कनेक्शन फ्लाई व्हील को, फ्लाई व्हील का कनेक्शन पिटमन को, पिटमन का कनेक्शन टॉगल को और टॉगल का जो कनेक्शन है वो है जॉ को। अभी ये जो जॉ है ये एक्चुअली मूवेबल जॉ है, यानी कि इसका मूवमेंट होने वाला है, तो इसको हम मूवेबल जॉ कहेंगे या स्विंग ऑपरेशन जो है वो होगा यहाँ पे। और ये जॉज जो है ये सेकंड जॉ, तो यहाँ पे ये फिक्स जॉ है, यानी कि ये जो जॉ आपको दिखाई देती है लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स है, इसका मूवमेंट नहीं होने वाला, ये केसिंग के साथ कनेक्टेड है और ये जॉ है फिक्स। तो एक जॉ यहाँ पे फिक्स है और जो सेकंड जॉ है वो मूवेबल जॉ है। तो जैसे ही ये मोटर स्टार्ट होगा बेल्ट कन्वेयर से कनेक्ट होगा, उसका रोटेशन मिलेगा जिसके बेसिस पे पिटमन और टॉगल का मूवमेंट होगा और ये मूवमेंट डिसाइड करेगा वेरिएबल जो जॉ है उसका मूवमेंट। तो यहाँ पे जैसे ये बैक एंड फ्रोथ जो हम कहते हैं, यानी कि ये जॉ का ऐसा मूवमेंट होगा, तो ये जॉ का कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहेगा और ये मूवमेंट के बेसिस पे यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये है कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्स हम यूज कर रहे हैं, ये मैकेनिकल फोर्स हम यूज कर रहे हैं और कॉम्प्रेशन के बेसिस पे ये जो फीड रहेगा ये फीड को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल साइज पार्टिकल्स में। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये लार्ज साइज पार्टिकल्स है, ये अगर यहाँ पे हम फीड करेंगे, ये फीड हमने किया है, ये फीड अगर यहाँ पे आते हैं जैसे हम प्रैक्टिकल्स में नॉर्मली स्मॉल स्टोन्स या ब्रिक्स उसके टुकड़े लेते हैं और ये अगर कंपैरिजन देखेंगे तो ये लार्ज साइज पार्टिकल्स, ये लार्ज साइज पार्टिकल्स यहाँ पे फेड करेंगे, उसके बाद में हम जॉ क्रशर स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट होगी, कन्वेयर का जो बेल्ट है वो बेल्ट रोटेशन में आएगा, उसके बाद में फ्लाई व्हील रोटेट होगा और फिर पिटमन और टॉगल थ्रू मूवमेंट होगी और ये जो वेरिएबल जॉ है इसका भी मूवमेंट होगा। तो ये जॉ का जो फोर्स है ये फोर्स मैकेनिज्म ऐसा है, ये मैकेनिकल प्रेशर ये फिक्स जॉ है उसके ऊपर देगा। तो इसके बीच में जो गैप है ये गैप में जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है वो क्रश होते जाएंगे, इसीलिए इसको क्रशर कहते हैं।
और ये जॉज के बीच में होता है, इसीलिए इसको हम जॉ क्रशर कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल जॉ और जो फिक्स जॉ है इसके बीच में क्रशिंग होगा। तो यहाँ पे लार्ज साइज पार्टिकल रहेगा, ये क्रश होगा कंप्रेशन फोर्स की वजह से, फिर ये स्मॉल साइज में कन्वर्ट होगा, इसी वजह से ऑटोमेटिक ग्रेविटी से नीचे आएगा, और उसके बाद में ये वापस से वेरिएबल जॉ की वजह से ये क्रश होते जाएगा, और इसका जो साइज है यहाँ पे जो ओपनिंग रहेगा, तो ये ओपनिंग के बेसिस पे इसका साइज फाइनल होगा कि फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा। तो ये ओपनिंग थ्रू अगर ये पार्टिकल आता है नीचे, जिसको हम अंडर साइज पार्टिकल कहते हैं, तो ये जो पार्टिकल आता है, ये पार्टिकल का साइज हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एडजस्टर का एक मैकेनिज्म रहता है कनेक्टेड, तो जिसके थ्रू ये जो जॉज है, ये जॉज आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि ये जो सेट की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि स्मॉल साइज पार्टिकल चाहिए इससे भी, तो यहाँ पर ये जो जॉज की मूवमेंट है, ये जॉज की मूवमेंट आप फिक्स कर सकते हैं, और ये ओपनिंग जो साइज है इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे फिर अगर आपको नेक्स्ट रोटेशन में ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, आप नेक्स्ट साइकिल में स्मॉल साइज पार्टिकल्स आप पा सकते हैं। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैकेनिज्म है जॉ क्रशर का। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा है कि क्रशर में भी कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे हमने अभी ब्लैक या डॉज क्रशर या यूनिवर्सल क्रशर जिसको हम कहेंगे, तो ये क्रशर भी हो सकते हैं। तो जो आपका स्विंग ऑपरेशन है, यानी कि जो अपर पोजीशन है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि ये ब्लैक क्रशर कौन सा है कि ये जो स्विंग जो है आपका मूवेबल वाला, ये फिक्स एट अपर पोजीशन हो सकता है, और ये अगर लोअर पोजीशन में फिक्स होता है तो उसको डॉज क्रशर कहते हैं, और ये अगर इंटरमीडिएट यानी कि बीच में ही अगर ये पोजीशन होता है तो उसको हम यूनिवर्सल क्रशर कहते हैं। तो क्रशिंग यूनिटी है, क्रशिंग मैकेनिज्म से ही ऑपरेट होगा, लेकिन स्विंग जॉ है उसका जो लोकेशन है, उसका पोजीशन के बेसिस पे इसको हम ब्लैक जॉ या डॉज या यूनिवर्सल कहते हैं, अपर लोअर या इंटरमीडिएट पोजीशन के बेसिस पे। अभी इसमें जो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है ये प्रैक्टिकल के लिए, तो वो है जॉ क्रशर जो अभी हमने देखा है, उसके बाद में है वेइंग बैलेंस, क्योंकि जो फीड आपको फेड करना है तो वो फीड का भी वे करना पड़ेगा आपको, और जैसे ही उसका क्रशिंग होता है तो क्रशिंग फॉर्म में जो भी मटेरियल रहेगा वो मटेरियल का भी आपको वे करना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे वेइंग बैलेंस लगेगा। उसके अलावा जो है स्टैंडर्ड स्क्रीन, तो जैसे हमने कहा कि आपको जॉ क्रशर क्रशिंग यूनिट के लिए यूज करना है, और जो रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट या इनपुट और आउटपुट जो है उसका वेइंग करने के लिए वेइंग बैलेंस यूज करना है, और उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड जो स्क्रीन है वहां पे स्क्रीन एनालिसिस भी करना है, यानी कि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है वो डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कितने ग्राम्स में वो कन्वर्ट होते हैं, और उसका एनालिसिस आपको करना है। तो इसके लिए आपको ये स्क्रीन एनालिसिस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड स्क्रीन का सेट लगेगा और वाइब्रेटिंग स्क्रीन इक्विपमेंट भी लगेगा। तो यहाँ पर आप लाइमस्टोन भी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर फॉस्फेट रॉक ले सकते हैं, बॉक्साइट ले सकते हैं, या फिर जो स्टोन्स है वो स्टोन्स भी ले सकते हैं, या फिर जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स भी ले सकते हैं। तो जो भी आप मटेरियल लेने वाले हैं तो नॉर्मली ये हार्ड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि क्रशिंग के बाद कॉम्प्रेसिव फोर्स के बाद ये क्रश होने वाला है और स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो जो भी आपके सजेशन बोर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगी, यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगे, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे अगर हम यूज करने वाले हैं वो जॉ क्रशर, उसका शायद जो कंपनी है उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो टाइप है ये अलग हो सकता है, और आप जो यूज करने वाले शायद उसका कंपनी और कैपेसिटी अलग हो सकता है। तो जो भी आप यूज करने वाले उस हिसाब से यहाँ पे आप ये स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं, और ये सभी चीजें आपको एक जॉ क्रशर, एक वेइंग बैलेंस और एक स्टैंडर्ड स्क्रीन और वाइब्रेटिंग स्क्रीन आपको लगने वाला है। अभी इसके अलावा है प्रिकॉशंस, जैसे ही आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो उसके पहले आपको जो क्रशर का फीड रेट है वो फिक्स मालूम होना चाहिए, और ये ऐसा ही रखना चाहिए जिसकी वजह से जो फीड आप ऐड करने वाले हैं वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए या फिर चोक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज पार्टिकल्स आपने वहां पे ऐड कर लिए
तो वो ब्लॉक कर सकता है। या फिर अगर आपने कोई मेटल पार्टिकल ऐड कर लिया है जो क्रश नहीं हो सकता है, उसकी वजह से भी ये ब्लॉक हो सकता है। तो आपको ये चेक करना है जो क्रशिंग मटेरियल है वो क्रशिंग मटेरियल आपको रिक्वायर्ड साइज में ही ऐड करना है। तो वो जॉ क्रशर का जो साइज रहेगा, वो कैपेसिटी रहेगा, वो कैपेसिटी के हिसाब से आपको वो मटेरियल साइज और मटेरियल का जो टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना है। अभी जब आप ये फीड यहाँ पे फेड करते हैं तो वो क्रशिंग फोर्स की वजह से, यानी कि वेरिएबल जॉ की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि कुछ पार्टिकल्स वो फीडर से बाहर आ सकते हैं, और उसका अगर फोर्स और वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो वो आपके कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। उसके अलावा अगर आप फीडिंग थोड़ा सा क्लोज करते हैं तो उसकी वजह से आपके फिंगर्स या हाथ जो है वो शायद फीडर में भी जा सकते हैं, या फिर वो जो जॉ मैकेनिज्म है वहां पर भी जा सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा केयर लेना है कि ट्रेज या कोई दूसरा मीडिया आपको यूज करना है, या फिर अगर आपको स्टोन्स डायरेक्टली ऐड करना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखे, यानी कि गैप रखे। जो फीडर है फीडर से थोड़ा सा गैप रखे, और जैसे ही आप उसमें स्टोन्स या जो भी मटेरियल आप ऐड करेंगे उसके बाद में कुछ सेकंड्स के लिए उसको थोड़ा सा क्लोज करना, क्योंकि जैसे ही वो ऐड किया जाता है और वैसे ही कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है, और जिसकी वजह से वो कुछ पार्टिकल्स बाहर आ सकते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको क्लोज करना है, फिर आप ऐड कर सकते हैं, और ग्रेजुअली आप ऐसा जो भी फीड मटेरियल लेंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर से स्टार्ट करने के पहले। अभी अगर आप प्रोसीजर के बारे में देखेंगे तो सिंपल प्रोसीजर है। तो जितना फीड आपको लेना है उसका आपको वेइंग करना है, वेइंग बैलेंस थ्रू, जो भी आपको मटेरियल क्रश करना है उसका। सेकंड स्टेप है कि जो जॉ क्रशर है वो आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद जो फीडर है यानी कि जो हॉपर है वो हॉपर थ्रू आपको ये मटेरियल ऐड करते रहना है ग्रेजुअली। थर्ड स्टेप है कि जो जॉ क्रशर से अगर कुछ मिनट्स के बाद ये क्रशिंग कंप्लीट होता है, तो क्रशिंग कंप्लीट होने के बाद जॉ क्रशर को आपको स्टॉप करना है, और उसके बाद में बॉटम साइड को जो आउटपुट आता है यानी कि क्रश प्रोडक्ट, तो वो क्रश प्रोडक्ट आपको कलेक्ट करना है और उसका भी वेइंग करना है। और इसके अलावा उसके फिर बाद आपको स्क्रीनिंग करना है सिव शेकर पे या वाइब्रेटिंग स्क्रीन पे। फिर आपको जो शेकर है वो शेकर्स का एक सेट लेना पड़ेगा। तो जो भी आपकी पार्टिकल साइज रहेगी उस हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट जो साइज रहेगी उस हिसाब से वो वाइब्रेटिंग स्क्रीन का सेट लेना पड़ेगा। और वो सेट एक सीक्वेंस से ऐड करने के बाद, सीक्वेंस यानी हायर यानी कि लार्ज पार्टिकल साइज वाले जो स्क्रीन है या मेश है वो आपको टॉप में रखना पड़ेगा, और उसके नीचे लास्ट में जो रहेगा वो आपका पैन रहेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं रहेगी, और ये जो टॉप मोस्ट रहेगा ये लार्ज साइज पार्टिकल्स वाला स्क्रीन रहेगा। तो इस हिसाब से आपको ये सेट करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे 2000 माइक्रोन साइज रहेगा, या फिर 1700 माइक्रोन साइज रहेगा, 1400 माइक्रोन साइज रहेगा, 700 माइक्रोन साइज रहेगा, 500 रहेगा, 300 रहेगा, 200 रहेगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो ये जो 2000 माइक्रोन साइज वाला जो स्क्रीन है उसमें ही आपको ये क्रश प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग होते जाएगी, यानी कि जो अंडर साइज पार्टिकल्स है वो नीचे नीचे आते जाएंगे। और फिर उसके बाद में आपको हर एक स्क्रीन का, ये जैसे वाइब्रेटिंग स्क्रीन पे आप यूज करते हैं, उसके बाद में हर स्क्रीन का आपको इंडिविजुअली वेट लेना है। तो यहाँ पे एक्यूरेटली वे द मटेरियल रिटन ऑन ईच स्क्रीन, यही बात की है। और फिर उसके बाद में आपको वेट फ्रैक्शन निकालना है। तो वेट फ्रैक्शन का जो जनरल फॉर्मूला है जो आपको मालूम है, वेट फ्रैक्शन यानी इंडिविजुअल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो जो भी आपका स्क्रीन का एक इंडिविजुअल वेट रहेगा और टोटल कितना वेट है वो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में यूज करना पड़ेगा। तो ये अगर समझो हमने निकाला है स्क्रीन 1, यानी कि जैसे अभी एग्जांपल लिया था हमने 2000 माइक्रोन साइज वाले स्क्रीन, तो अगर इसका इंडिविजुअल वेट लेते हैं और उसका टोटल वेट लेते हैं तो उसके बेसिस पे उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग आपको वेट फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है। उसके बाद में
आपको वेट फ्रैक्शन के बेसिस पे एनालिसिस करना है। तो जैसे अभी हमने बात की थी ओवर साइज और अंडर साइज पार्टिकल्स। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अगर स्क्रीन होता है तो स्क्रीन में मेश रहते हैं। तो ये जो मेश है या जो ओपनिंग से ओपनिंग के बेसिस पे ही आपका स्क्रीन साइज डिसाइड होता है और ये स्क्रीन साइज के बेसिस पे ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स अंडर साइज या ओवर साइज पार्टिकल्स हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फीड ऐड करते हैं, ये फीड यानी कि क्या रहता है, अलग अलग साइज पार्टिकल्स का मिक्सचर रहता है। तो अगर ये ओपनिंग थ्रू अगर ये पार्टिकल नीचे पास हो जाता है तो उसको हम अंडर साइज पार्टिकल कहते हैं। और ये अगर ये स्क्रीन ओपनिंग से अगर लार्ज साइज पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये इतना बड़ा साइज का पार्टिकल है तो यहाँ पे हम उसको ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं। तो ये ओवर साइज पार्टिकल और अंडर साइज पार्टिकल हर एक स्क्रीन का अलग अलग रहेगा। तो जैसे हमने बात की थी कि ये लार्ज स्क्रीन यहाँ पे फर्स्ट टॉप में रहेगी, उसके बाद में ये सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन, फिफ्थ स्क्रीन। तो डिपेंड है आप सेट कौन सा यूज करने वाले उसके बेसिस पे। और ये जनरल सी बात है कि लास्ट में जो पैन में आएगा वो पाउडर आएगा, यानी कि इसके ऊपर जो स्क्रीन रहेगी इसका जो ओपनिंग है वो बहुत छोटा होगा। तो ये डिपेंड है आपका सेट जो है उसके हिसाब से, ये 100-200 माइक्रोन साइज के बेसिस पे भी हो सकता है और इसके नीचे भी आता है, इसका मतलब है ये अंडर साइज पार्टिकल पाउडर फॉर्म में है। तो ये हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन का आपको अंडर साइज पार्टिकल, ओवर साइज पार्टिकल देखना है और ओवर साइज पार्टिकल का आपको वेट करना है। अभी हर एक ओवर साइज पार्टिकल का अगर आपने वेट कर लिया तो उसके बेसिस पे आप ओवर साइज वेट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और उसी हिसाब से अगर अंडर साइज पार्टिकल्स का आपने लिया तो उसका अंडर साइज वेट फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप कम्युलेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं, ओवरऑल एनालिसिस आपको करना है। और ये अगर एनालिसिस कंप्लीट होता है तो उसके बेसिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट ये डिफरेंशियल एनालिसिस बेसिस पे भी होगा और कम्युलेटिव एनालिसिस बेसिस पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको ये सप्लाई जो है स्विच ऑफ करना है। तो प्रोसीजर का पार्ट जॉ क्रशर का इतना ही है। अभी जो रिसोर्सेस आप यूज करने वाले, अभी ये रिकमेंडेशन क्या होने चाहिए इसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन अभी जो रिसोर्सेस एक्चुअल में आप यूज करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ रिसोर्स, यानी कि जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर आपको जॉ क्रशर यूज करना है तो जॉ क्रशर आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको वेइंग बैलेंस की भी जरूरत है, यहाँ पे आपको वेइंग बैलेंस लिखना होगा। यहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग स्क्रीन की भी जरूरत है, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग स्क्रीन भी लिखनी होगी। तो जो भी आप रिसोर्सेस यूज करने वाले हैं और उसके जो कंपनी से मेक, यानी कि जो कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आपको लिखना है और उसके डिटेल्स नॉलेज, यानी कि जो जॉ क्रशर की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आप लिख सकते हैं, या फिर जो साइज कितना रिड्यूस होने वाला वो भी लिख सकते हैं। और इसका क्वांटिटी क्या रहेगा, तो जॉ क्रशर आपको एक लगेगा, वेइंग बैलेंस भी एक लगेगा, वाइब्रेटिंग स्क्रीन भी एक लगेगी। और यहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक रिमार्क आपको लिखना है तो स्पेसिफिक रिमार्क भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे जॉ क्रशर लिखा है, ये अगर ब्लैक टाइप जॉ क्रशर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ये अगर डॉज जॉ क्रशर है ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ये यूनिवर्सल है तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक रिमार्क है ये आप ये टेबल में ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमने रिकमेंडेड प्रोसीजर कही थी कि आपको प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ स्टेप्स यहाँ पे सेपरेट है, डिफरेंट है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यही सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, या सेम एज द मेंशन इन द मैन्युअल ये भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा है जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे हमने कहा था कि जब आप फीड करते हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जॉ जो है उसका ओपनिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए या चोक नहीं होना चाहिए। और जब आप ये फीडिंग करते हैं तो उस टाइम आपके जो फिंगर्स या हाथ है वो वहां पे नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस होते हैं। या फिर वो जो आप फीडिंग करते हैं उसके बाद में कुछ सेकंड्स के लिए उसको
टेम्पररी क्लोज भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स बाहर भी निकल सकते हैं, तो उसकी वजह से भी इंजुरी हो सकती है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी आपने फॉलो किए ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इनकेस आपने गॉगल्स पहने एज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या फिर हैंड ग्लोव्स पहने हैं, या फिर कुछ हेलमेट पहना है, या फिर फेस शील्ड पहना है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करते हैं वो बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, तो इसमें आपको पता चलता है कि ऑब्जर्वेशंस में आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ सैंपल। तो जो आपका मटेरियल है जिसको क्रश करना है, तो उसका वेट आपको यहाँ पे लिखना है। अगर से फॉर एग्जांपल आपको 200 ग्राम क्रश करना है, तो आपको यहाँ पे 200 ग्राम लिखना पड़ेगा। अगर 100 ग्राम क्रश करना है तो 100 ग्राम लिखेंगे। उसके अलावा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग। अगर आपने ये 5 मिनट के लिए क्रशिंग किया, 10 मिनट के लिए क्रशिंग किया, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। अगर आपने समझो 5 मिनट के लिए वर्कआउट किया है, तो ये 300 सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड्स इंटू 5 मिनट। थर्ड है ऑब्जर्वेशंस फॉर डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस। तो अभी जो एनालिसिस करना है आपको, इसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पे जो पॉइंट्स या सब पॉइंट्स है वो यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन के लिए जो भी मेश नंबर रहेगा वो मेश नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे जो स्क्रीन ओपनिंग्स है mm में हो सकती है या फिर माइक्रॉन्स में, तो एक कोई भी यूज कीजिए। अगर आपको mm में यूज करना है तो सभी बातें mm में लिखिए, अगर आपको माइक्रॉन्स में यूज करना है तो सभी बातें माइक्रॉन्स में लिखिए। उसके अलावा है एवरेज पार्टिकल डायमीटर। तो पार्टिकल साइज जो होगी तो उसके अलग अलग डायमीटर्स हो सकते हैं, तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा आपका, और एवरेज पार्टिकल डायमीटर आप लिख सकते हैं। अभी हर स्क्रीन के लिए एवरेज पार्टिकल डायमीटर भी डिफरेंट होगा। उसके अलावा है वेट ऑफ पार्टिकल्स रिटेन ऑन द स्क्रीन। तो इसका वेट कितना है, तो अभी हमने जैसे वाइब्रेटिंग स्क्रीन यूज किया है, उसके बाद में हर एक स्क्रीन का जो ओवर साइज पार्टिकल्स है उसका वेट करेंगे। रिटेन यानी कि ओवर साइज पार्टिकल्स, तो वो स्क्रीन पे जितना पार्टिकल है उसका वेइंग करना है आपको इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो ये ग्राम्स के रीडिंग आपको यहाँ पे लिखने हैं, और ये इंडिविजुअल जो स्क्रीन है उसका वेट फ्रैक्शन भी आपको निकालना है। तो ये जितने भी आप स्क्रीन्स यूज करते होंगे उस हिसाब से उसका मेश नंबर, स्क्रीन ओपनिंग, पार्टिकल साइज डायमीटर, वेट ऑफ पार्टिकल्स रिटेन यानी कि जो वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और उसका वेट फ्रैक्शन आपको यहाँ पे लिखना है ऑब्जर्वेशंस में। अभी ये जो सेकंड टेबल है ये कम्युलेटिव स्क्रीन एनालिसिस के लिए, पहले वाला जो था डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस के लिए, अभी ये सेकंड जो टेबल है वो कम्युलेटिव स्क्रीन एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर भी मेश नंबर लिखना है आपको, स्क्रीन ओपनिंग्स लिखना है, वेट फ्रैक्शन टू बी टेकन फ्रॉम डिफरेंशियल एनालिसिस। तो ये वेट फ्रैक्शन हमने जो ऊपर के टेबल में लिखा है जो वही आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट है अभी कि जो है ओवर साइज और अंडर साइज के लिए कम्युलेटिव फ्रैक्शन। तो ये ओवर साइज पार्टिकल का और ये अंडर साइज पार्टिकल का स्क्रीन एनालिसिस का आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये ओवर साइज का जो आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन, उसको हम डायरेक्टली 1 - 5 भी लिख सकते हैं एज अ अंडर साइज, क्योंकि हमको ये मालूम है समेशन ऑफ ऑल द फ्रैक्शन, यहाँ पे अभी फ्रैक्शन 5 यूज कर रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो कोई भी फ्रैक्शंस आप लेते हैं तो उसका समेशन 1 ही आने वाला है, क्योंकि फ्रैक्शन का मीनिंग ही ये कि लेस देन 1 और मैक्सिमम 1। तो अगर यहाँ पे ओवर साइज का कुछ फ्रैक्शन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 0.2 आता है, तो ये वापस से सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये सिंपल है कि 1 - 0.2 इज इक्वल टू 0.8 आ जाए। तो इस हिसाब से भी आप अंडर साइज का भी कम्युलेटिव फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ये ओवर साइज का। तो ये है कम्युलेटिव स्क्रीन एनालिसिस के लिए टेबल। इसके नीचे फिर ये दोनों टेबल जो ऑब्जर्वेशंस के अंदर आते हैं वो फिलअप करने के बाद आपको कैलकुलेशंस करने हैं डिफरेंशियल वेट फ्रैक्शंस ऑफ मटेरियल डेल्टा फाई। तो ये क्या होगा, वेट ऑफ मटेरियल इन ग्राम्स टू द टोटल वेट ऑफ द सैंपल्स। इसके बेसिस पे आप डिफरेंशियल वेट फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो कम्युलेटिव है यानी कि समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो ये जो भी फ्रैक्शंस आपने निकाले, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो जितने भी नंबर्स आपके होंगे स्क्रीन के,
उसके हिसाब से आपके जो भी फ्रैक्शंस आएंगे उसको आपको ऐड करना है। तो ये आएगा कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन। तो ये कम्युलेटिव फ्रैक्शन वेट फ्रैक्शन जो है वो ओवर साइज के बेसिस पे अलग रहेगा, अंडर साइज के बेसिस पे अलग रहेगा। तो ये हमने जैसे पहले कहा था कि समेशन ऑफ ऑल द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो ये कम्युलेटिव फ्रैक्शन ऑन स्क्रीन साइड अगर ओवर साइज डेल्टा फाई है तो 1 माइनस फाई के बाद वो अंडर साइज का बन जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस, ये कैलकुलेशंस और उसके बेसिस पे फिर आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि द differential analysis says these things or cumulative analysis says these things or the total fraction of all the size particle is this one। तो रिजल्ट्स में आपको ये लिखना है और उसका इंटरप्रिटेशन भी करना है। अगर इन केस आपने जो फीड ऐड की है उसके बाद में जो प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट में अगर कुछ आपको 200 ग्राम की जगह आपको 190 ग्राम ही दिखाई देता है, इसका मतलब है 10 ग्राम वहां पे लॉस हो चुका है। तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं तो हर एक रिजल्ट का आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन यानी कि आपको मीनिंग या समझाना पड़ेगा कि ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया है और इसका रीजन क्या पॉसिबल है। ठीक है, और इसके बेसिस पे फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जॉ क्रशर का प्रिंसिपल, वर्किंग मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन सीखा है। उसके अलावा जो भी हमने जॉ क्रशर के मैकेनिज्म के बेसिस पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है और हमको फिर वर्किंग मैकेनिज्म प्रैक्टिकली समझा है। और उसके बाद में फिर आपको स्क्रीन एनालिसिस के बारे में भी जानकारी मिली है और जो डिफरेंशियल एनालिसिस और कम्युलेटिव एनालिसिस है उसके बारे में भी हमको यहाँ पे जानकारी मिली है। तो ये बहुत सारे अलग अलग जो लर्निंग है आपके लिए वो कंक्लूजन पार्ट्स में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। अभी इसके बेसिस पे जो अभी हमने ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेशंस की है इसके बेसिस पे ही आपको ग्राफ भी निकालना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया है कि एक ग्राफ है जो मेश नंबर वर्सेस कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन है ओवर साइज का, और दूसरा जो ग्राफ है मेश नंबर वर्सेस कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन है अंडर साइज का। तो ये अंडर साइज और ओवर साइज का कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन रहेगा और मेश नंबर रहेगा ये वर्सेस आपको ग्राफ निकालना है। और फिर जो आपने प्रैक्टिकल में सीखा है तो वो लर्निंग क्रॉस चेक करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन का मतलब क्या है, तो इसका आंसर आपको देना है। या फिर जो सेकंड है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है उसके अलग अलग पॉइंट्स आपको बताना है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ जॉ क्रशर, तो जॉ क्रशर का प्रिंसिपल आपको बताना है। और फोर्थ है डिफरेंशिएट ओवर साइज एंड अंडर साइज पार्टिकल्स, तो ओवर साइज पार्टिकल क्या होता है, अंडर साइज पार्टिकल क्या होता है, ये भी आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये सैंपल क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आपको एज अ क्रॉस चेकिंग फॉर द लर्निंग, जो भी आपने प्रैक्टिकल थ्रू सीखा है उसका क्रॉस चेकिंग करने के लिए आपको ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। तो अभी हम एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और उसके बाद में फिर हम कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे।